तो गाइस ये कहानी एक ऐसी लड़की शूरी के बारे में जिसके बचपन में उसके मॉम डैड को एक वैम्पायर मार देता है, जिसकी वजह से शूरी वैम्पायर से नफरत करने लगती है। लेकिन जब शूरी बड़ी होती है तब एक वैम्पायर उसे अपना ब्लड सर्वेंट बना लेता है। आप लोगों को ब्लड सर्वेंट के बारे में पता ही होगा। पहले तो शूरी उसे अपना ब्लड देने से मना करती है, लेकिन आगे चलकर वो उस वैम्पायर के प्यार में पड़ जाती है। तो गाइस वो उस वैम्पायर के प्यार में कैसे पड़ी और कैसे वो इसकी ब्लड सर्वेंट बनी, तो आज की कहानी में यही जानेंगे। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ वैम्पायर आ गए थे और वो वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं। तभी फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों को कबर्ड में छुपा रही होती है और बोलती है कि जो कुछ भी हो जाए तुम इस कबर्ड से बिल्कुल भी बाहर नहीं आना मेरे बच्चों। लेकिन बच्चे अपनी मॉम से पूछने लगते हैं कि आखिर क्यों मॉम, क्या हो रहा है बाहर। फिर इनके डैड अपनी वाइफ से जल्दी करने को कहते हैं क्योंकि वैम्पायर यहीं पर ही आ रहे होते हैं। और फिर इन बच्चों की मॉम भी अपने बच्चों से माफी मांगकर उस कबर्ड को बंद कर देती है। लेकिन उस कबर्ड का दरवाजा अभी भी थोड़ा सा खुला था, जिससे वो बच्चे क्या देखते हैं कि इनके सामने एक वैम्पायर उनके मॉम डैड को मार देता है। तभी ये सब देखकर शूरी अपनी नींद से उठ जाती है। तब हमें पता चलता है कि शूरी तो बस एक सपना देख रही थी और उठकर शूरी बोलती है कि मैं फिर से यहाँ पर सो गई थी। फिर तभी इसकी क्लास की एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है कि कल प्रिंस ने मेरा ब्लड लिया था जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो लड़कियां प्रिंस के बारे में बात करने लगती हैं और इनको बातें करता देखकर शूरी अपने मन में कहती है तुम सभी बेवकूफ हो, वो तुम्हारा खून पी रहा है लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। छोड़ो, मुझे क्या करना, शुक्र है मैं तुम लड़कियों जैसी नहीं हो। वो ऐसा सोच रही होती है कि तभी एक लड़की उसे बुलाकर कहती है कि मिस, क्या आप इन फाइल्स को म्यूजिक रूम में ले जाने में मेरी मदद करेंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शूरी उन फाइल्स को म्यूजिक रूम की तरफ ले जा रही होती है। फिर इसके बाद हमें उस प्रिंस को दिखाया जाता है जो म्यूजिक रूम में जो लड़कियां होती हैं उनका ब्लड ले रहा होता है। फिर शूरी उस रूम के आगे आ जाती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वो क्या देखती है कि उस प्रिंस ने वहाँ की सभी लड़कियों का ब्लड लेकर इन्हें बेहोश कर दिया होता है। और इस प्रिंस का नाम होता है रॉय, जिसकी यहाँ पर सभी बातें करते हैं। रॉय शूरी को देखकर इसे अपने पास बुलाता है, लेकिन फौरन शूरी दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग जाती है। और जब शूरी भाग रही होती है तब वो अपने मन में कहती है कि मैं इस वैम्पायर से क्यों डर कर भाग रही हूँ। तभी रॉय पीछे से शूरी को पकड़ लेता है और इसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा मुझे किसी ने भी ऐसे इग्नोर नहीं किया। लेकिन शूरी तो बस इसे छोड़ देने को कहती है। रॉय कहता है कि घबराओ मत, तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं होगा। फिर रॉय शूरी का हाथ पकड़ लेता है और इसका ब्लड लेने ही वाला होता है। तभी शूरी को रॉय उस वैम्पायर की तरह लगने लगता है जिसने उसके मॉम डैड को मारा था। और ये सोचकर शूरी चिल्लाकर रॉय को एक थप्पड़ मार देती है जिससे रॉय के फेस से खून आने लगता है। ये देखकर रॉय कहता है कि तुमने अब मुझे गुस्सा दिला दिया। ये कहकर रॉय शूरी को पकड़कर बाहर स्कूल की छत पर ले जाता है और वहाँ पर जो सभी नीचे लोग होते हैं उनसे कहता है कि सभी लोग सुनो मेरी बात, ये आज से मेरी दुश्मन है। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत होगी कि उसने प्रिंस से पंगा लिया, ये तो अब नहीं बचने वाली। फिर हमें दिखाया जाता है रॉय की एक चेली जिसका नाम होता है मीसा। वो भी ये सब कोई वहाँ पर खिड़की से देख रही होती है और कहती ये लड़की तो मेरे टाइप की है ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी रॉय से पूछूंगी इससे थोड़ा सा खेलने के लिए। फिर रॉय शूरी को छोड़ देता है और इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में वैम्पायर्स और इंसान एक साथ ही रहते हैं, लेकिन वैम्पायर इंसानों को एक चीज की नजर से देखते हैं। फिर शूरी वहाँ से भाग जाती है और इसे जाता देखकर रॉय कहता है तुम कब तक सच्चाई से भागोगी। फिर हमें रॉय के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉय फीरिया फीरिया कहकर आवाजें लगा रहा होता है कि फीरिया आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी वहाँ पर खड़ा इसका बड़ा भाई इससे कहता है कि क्या रॉय तुम अपने ब्लड सर्वर फीरिया को ढूंढ रहे हो। रॉय इनसे पूछता है कि भाई आपको पता है कि फीरिया आखिर कहाँ पर है, लेकिन इसका भाई इससे कहता है कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई रॉय। उसने कहा कि तुम्हारा ध्यान रखना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसने डैड से कहकर कोई और जॉब अरेंज कर लिए। ये सुनकर रॉय कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी।
ये सुनकर इसका भाई कहता है कि नहीं रोए, वो बस तुमसे झूठ बोल रही थी, तुम्हें जल्दी ये देर से ये एहसास हो ही जाएगा कि इंसान और वैम्पायर कभी एक साथ नहीं रह सकते। फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शूरी को कुछ लड़कियां तंग कर रही होती हैं कि तुमने आखिर क्या किया प्रिंस के साथ, और शूरी तो बस इन्हें छोड़ देने को कहती है। तभी शूरी फिर एक लड़की को धक्का देकर वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन वो लड़की इसके बालों को पकड़कर इसे नीचे गिरा देती है। ये सब कुछ वहाँ पर खड़ा रॉय भी देख रहा होता है और इसे देखकर उसे अपनी पुरानी ब्लड सर्वेंट याद आने लगती है और यही सोचकर वो अपने सर को पकड़ लेता है। तभी फिर वो लड़की शूरी के बाल काटने लगती है और शूरी तो बस इन्हें मना ही कर रही होती है। ये सब कुछ देखकर रॉय कुछ करने की वहाँ पर सोचता है, लेकिन तभी उसे पीछे से उसे अपनी एक नौकर की आवाज आती है जो इससे कहता है कि सर चांसलर ने कहा है कि आप फौरन कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएं। इस पर रॉय कहता है कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। फिर वो नौकर जाते वक्त रॉय से पूछता है कि सर आपके चेहरे पर क्या हुआ है। इस पर फौरन रॉय अपने फेस पर जो जख्म होता है उसे हील कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा इससे कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हमें शूरी को दिखाया जाता है जो इन लड़कियों से बचकर वहाँ से भाग जाती है और एक जगह जाकर छुप जाती है और अपने मन में कहती है कि शुक्र है वहाँ से मैं निकल आई, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर 3 बदमाश लड़के आ जाते हैं और शूरी को छेड़ने लगते हैं और इसे सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शूरी इन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो तीनों लड़के इसका पीछा करने लगते हैं। शूरी वहाँ आसपास के लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन कोई भी इसकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं आता और भागते हुए शूरी अपने मन में कहती है इन लोगों से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग तो बस दूसरों की मजबूरी का तमाशा देखते हैं। फिर वो जब भाग रही होती है तब इसके सामने रॉय की वही चेली आ जाती है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। फिर वो शूरी के आगे अपना छाता कर देती है जिससे शूरी वहाँ पर लगी हुई सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर इन सभी के बाद हमें रॉय और इसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर इसका फ्रेंड रॉय से पूछता है कि आज तुम्हारी उस लड़की के बीच क्या बहस हुई थी। रॉय कहता है कि कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही था। फिर इसका फ्रेंड रॉय से बोलता है कि रॉय तुम्हें पता है वो लड़की आज सीढ़ियों से नीचे गिरी थी और इसके सर से खून निकल रहा था और 3 लड़के इसका रेप भी कर रहे थे। ये सुनकर रॉय चौंक जाता है और रॉय तुम्हें पता है कि उन लड़कों को किसने हायर किया था। रॉय अपने फ्रेंड से पूछता है कि किसने हायर किया था उन लोगों को। तुम्हारी अपनी चेली मीसा ने उन्हें हायर किया था। ये सुनकर रॉय और भी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हमें बेहोश शूरी को दिखाया जाता है जिसे वो तीनों लड़के किसी कमरे में ले आते हैं। फिर वो अपनी मिस मीसा से पूछते हैं कि मिस आखिर अब इसका क्या करना है। फिर मीसा शूरी का फेस देखने लगती है और कहती है कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यकीनन इसलिए मास्टर रॉय तुमसे नफरत करते होंगे। फिर मीसा इन तीनों भूखे कुत्तों को शूरी पर छोड़कर वहाँ से जाने लगती है जिससे वो कुत्ते शूरी पर रेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई इन्हें वहाँ पर रुक जाने को कहता है और ये और कोई नहीं बल्कि रॉय होता है और रॉय इन तीनों को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है जिससे वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर रॉय मीसा से बोलता है कि तुमसे मुझे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी, अब यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर मीसा भी वहाँ से चली जाती है। फिर रॉय शूरी के पास जाकर इसके जख्म को अपने जीभ से हील करने लगता है जिससे शूरी अपनी आंखों को खोलती है और आंखों के खुलने के बाद रॉय से कहता है कि शायद तुम्हारे लिए अब इतना काफी है, चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन शूरी अपने सर हिलाते हुए कहती कि नहीं, मैं तुमसे हरगिज़ हार नहीं मानूंगी। ये देखकर रॉय कहता कि तुम ऐसे कैसे कह सकते, तुमने बस माफी मांगनी, क्यों तुम मुझे इतना तंग कर रही हो। शूरी कहती कि मेरी जमीन मुझे ऐसा करने से मना कर रहा है, वो नहीं जाता कि वो एक वैम्पायर से हार मान ले। ये सुनकर रॉय हंसने लगता और कहता कि तुम सच में बेवकूफ हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अपनी जमीर की पड़ी हुई है। चलो कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरी ब्लड सर्वेंट बन जाओ। ये सुनकर शूरी उसे मना कर देती है, लेकिन फिर रॉय कहता कि मैंने सुना कि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, अगर मैं चाहूँ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो मैं उसके साथ भी कर सकता हूँ, तो आप बताओ क्या तुम्हारा फैसला है। ये
सुनकर शूरी अपने भाई के लिए रॉय की बात मान जाती है। फिर रॉय शूरी को काट कर इसका ब्लड लेने लगता है, जिससे शूरी वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर रॉय शूरी को अपने घर ले जाता है और इसे वहाँ पर एक बेड पर लटा देता है। रॉय की नौकरानियां इससे पूछती हैं कि सर आखिर ये क्या है। रॉय बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, बस तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। फिर रॉय इनसे कहता है कि इस लड़की को साफ सुथरा करके मेरे बेडरूम में लिटा दो। ये कहकर रॉय वहाँ से चले जाता है। रॉय को जाता देखकर इसका बड़ा भाई इससे कहता है कि रॉय मैंने सुना तुम उस लड़की को यहाँ पर ले आए हो। ये सुनकर रॉय कहता है कि इन सब से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। ये सुनकर इसका भाई कुर्सी से उठकर इसके पास आता है और कहता है कि देखो रॉय तुम अब छोटे बच्चे तो रह नहीं गए कि तुम्हें हर चीज समझाई जाए। तुमने कहा था कि तुम उस लड़की को सबक सिखाओगे, लेकिन तुम तो उसकी मदद कर रहे हो। रॉय बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो ठीक है। फिर इसका भाई इससे बोलता है कि क्या उसके लंबे बाल तुम्हें फ्रिया की याद दिला रहे हैं, जो तुम्हारे बचपन में ब्लड सर्वेंट थी। ये सुनकर रॉय गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, आज के बाद तुम उसका नाम मेरे सामने हरगिज़ मत लेना। ये कहकर रॉय अपने कमरे के अंदर जाने लगता है, लेकिन जब वो अपने कमरे में आता है तब शूरी वहाँ पर नहीं होती और रॉय देखता है कि शूरी खिड़की से वहाँ से भाग चुकी होती है। और ये सब देखकर रॉय अपने मन में कहता है कि मैंने इस लड़की को काम समझने की गलती कैसे कर ली। ये कहकर ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें। गुड बाय।